पराक्रमांक सर्वराजोच्छेता समुद्रगुप्त के समय का सबसे प्रधान अभिलेख प्रयाग का स्तंभ लेख है। इस लेख को प्रकाश में लाने का श्रेय क्रमशः ए ट्रायर, डॉक्टर W.H. मिल, जेम्स प्रिंसेप, डॉक्टर भाऊदास जी और फ्लीट आदि को है। 35 फीट ऊंचे बालूदार इस स्तंभ का निर्माण मूलतः अशोक के काल में हुआ था और उस समय वह कौशाम्बी में विद्यमान था। इस पर अशोक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख भी उत्कीर्ण है और यह लेख अशोक की राजाज्ञा के रूप में है, जो कौशाम्बी के भिक्षु संघ में बढ़ते हुए विभेद पर कड़ा प्रतिबंध लगाने हेतु महामात्रों को संबोधित है। यह स्तंभ मूल रूप में कौशाम्बी में ही प्राप्त था। 7वीं शताब्दी में वेनसोंग और 11वीं शताब्दी में आने वाले अल्बेरुनी ने प्रयाग वर्णन में किसी अशोक स्तंभ के वहाँ वर्तमान होने का कोई उल्लेख नहीं किया है, तो यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनके आगमन काल तक यह स्तंभ प्रयाग में स्थानांतरित नहीं किया गया था। संभवतः अकबर या जहांगीर के काल में यह कौशाम्बी से हटाकर इलाहाबाद के किले में रखा गया। इस पर जहांगीर के काल का भी एक लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर और अशोक के अभिलेख के बीच में समुद्रकालीन अभिलेख है। इस अभिलेख में दुर्भाग्यवश तिथि का उल्लेख नहीं है। हो सकता है लुप्त पंक्तियों में कहीं तिथि का वर्णन रहा हो। फ्लीट महोदय के अनुसार यह लेख समुद्रगुप्त के किसी उत्तराधिकारी ने उनके मरणोपरांत उत्कीर्ण कराया होगा, परंतु उनके इस मत को निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस लेख में कहीं भी समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। प्रतीत होता है कि अश्वमेध यज्ञ के संपादन के पहले ही उनके राज्यकाल में ही यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया जा चुका था। इस अभिलेख का रचयिता महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र हरिसेन नामक कवि था, जो समुद्रगुप्त का कुमारामात्य एवं सांध्य विग्रहिक सचिव भी था। समुद्रगुप्त के इस आश्रित कवि ने उसके जीवन काल में ही इस प्रशस्ति की रचना की थी। मंदाक्रांता, सृगधरा और शार्दूल विक्रीडित छंदों में इस अभिलेख की रचना की गई है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है, चंपू शैली में लिखा गया है। अभिलेख का पूर्व भाग पद्य में है, उत्तर भाग गद्य में है। गद्य वाले भाग में लंबे लंबे समस्त पद और वाक्य मिलते हैं। पद्य वाले भाग में 8 श्लोक प्राप्त हैं, लेकिन उनमें से केवल तीसरे और चौथे श्लोक ही अपने पूर्ण रूप में मिलते हैं। अन्य श्लोकों की अधिकांश पंक्तियां दुर्भाग्यवश मिट गई हैं। अभिलेख के तीसरे श्लोक में समुद्रगुप्त के विद्या व्यसन का उल्लेख है और चतुर्थ श्लोक में उसके युवराज चुने जाने की ओर संकेत किया गया है। चतुर्थ श्लोक से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने सभासदों की एक सभा बुलाई। वह समुद्रगुप्त के गुणों पर इतना अधिक मुग्ध था कि भरी सभा में उसने उसे गले में लगाते हुए घोषणा की कि तुम योग्य हो, पृथ्वी का पालन करो। प्रशस्तिकार ने आगे लिखा है कि जहां इस घोषणा से चंद्रगुप्त के दरबारी प्रसन्न हुए, वहीं अन्य राजकुमार अर्थात तुल्य कुलज म्लानमुख हो गए थे। और इस विवरण के आधार पर कुछ विद्वानों ने ऐसा विचार व्यक्त किया है कि समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया था। प्रशस्ति के उत्तरार्ध जो गद्य में है, अपने पूर्ण रूप में प्राप्त हैं।
और इस भाग में समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त, आटविक, दक्षिणापथ अभियान और सीमांत राज्यों एवं विदेशी शक्तियों के द्वारा उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेने का वर्णन ललित भाषा में किया गया है। अभिलेख के अंत में प्रशस्तिकार ने स्वयं कहा है कि इस काव्य की रचना उस व्यक्ति ने की है जो परम भट्टारक के चरणों का दास था और जिसकी बुद्धि स्वामी के समीप कार्यरत रहने के कारण खुल गई थी। निश्चित ही इस अभिलेख का महत्व अप्रतिम है। यदि यह लेख प्राप्त न होता तो समुद्रगुप्त जैसे महान शासक की उपलब्धियों के विषय में जानकारी के अन्य स्रोत उपलब्ध न होने के दशा में अधूरे रह जाते। अभिलेख में समुद्रगुप्त का परिचय महाराज श्री गुप्त के प्रपौत्र महाराज श्री घटोत्कच के पौत्र महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त के पुत्र के रूप में हुआ है और उन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। उनकी माता का नाम महादेवी कुमार देवी बताया गया है। महाराज श्री गुप्त प्रपौत्रस्य महाराज श्री घटोत्कच पौत्रस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त पुत्रस्य लिच्छवी दौहित्रस्य महादेव्यां कुमारदेव्याम् उत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य